अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ऑनली इंग्लिश पे वेलकम कहती हूँ। लिटरेरी एसेंस की कंप्लीट आउटलाइन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि लिटरेरी एसेंस की आउटलाइन में से कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। उनको याद किए बगैर आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है और बहुत कम वक्त में सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स को याद करके आप पेपर में अपना 100% दे सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर सेम ही रहता है, सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है रोमांटिसिज्म। इस वीडियो में आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी कि रोमांटिसिज्म है क्या और ये किस टाइम पीरियड में लाया करता है, और इसमें कौन कौन से पोइट्स थे और वो किस तरह की पोइट्री लिखते थे, उनकी पोइट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी और उनके थीम्स क्या थे। और पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपने इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन देना, जिससे पता चल जाए कि आपने इस सारे टॉपिक में क्या लिखा है और ये कंक्लूजन उस सारी डिटेल्स को समराइज करता हो। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप लोग इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए। सबसे पहले इसका टाइम, यानी रोमांटिक पीरियड का टाइम स्पेन कहाँ 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 ये लाया करता है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। रोमांटिक पीरियड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्टेस्ट पीरियड कंसिडर किया जाता है, और ये आधा एक सदी में लाया कर रहा था और आधा अगली सदी में लाया कर रहा था। क्योंकि हर जो पीरियड है ना वो एक सदी पे लाया करता है। ठीक है, अगर हम विक्टोरियन पीरियड की बात करें तो वो इन 19th सेंचुरी पूरी की पूरी सेंचुरी रहती है, और अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें तो वहां भी हमारे पास पूरी की पूरी सदी जाती है, 20th सेंचुरी। तो लेकिन जो रोमांटिसिज्म था ना, ये कुछ ही सालों पर मुहित था। ठीक है, 1780 से ये स्टार्ट हुआ और 1850 में ये एंड भी हो गया। ठीक है, यानी आधी 18th सेंचुरी और आधी 19th इसमें लाया करती थी। अब इस पीरियड के बाद जो पीरियड आया वो रियलिज्म था, उसके बाद मॉडर्निज्म, उसके बाद कंटेम्पररी पीरियड। ठीक है, ये काफी बैक पे आता है हमारे पास। अब जो भी लिटरेरी पीरियड आता है ना, उसके साथ साथ ही कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स पे आ जाती हैं, कुछ ना कुछ वॉर्स भी चलती रहती हैं, और उन वॉर्स और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स का इम्पैक्ट जो है वो उन रोमांटिक पोइट्स पे होता है, उन पोइट्स पे, ऑथर्स पे होता है जो उस टाइम पीरियड में लिख रहे थे। अब इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई 1760 टू 1820 तक, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स का बहुत ज्यादा फैलाव की वजह से जो बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था ना, वो रोमांटिक पोइट्स पर पड़ा था। रोमांटिक पोइट्स ये सोचते थे कि जो इंडस्ट्रीज है ना वो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एटमोस्फेयर को तबाह कर रही है। ठीक है, तो इसलिए वो इंडस्ट्रीज और साइंस के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। रोमांटिक पोइट्स जो थे वो नेचर को बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, वो नेचर को हर कीमत पर बचाना चाहते थे, इसलिए वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अच्छा नहीं मानते थे। नेक्स्ट उसके बाद 1789 तो 1799 तक जो हुई थी वॉर हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, फ्रेंच पीपल जो थे उनको उन्होंने क्या फेस किया, उन्होंने इनइक्वालिटी फेस की। यानी कि उनको जो इंग्लैंड की मोनार्कीज थी ना उनको कमतर समझती थी, तो इंग्लैंड की मोनार्कीज ने इन पर बहुत ज्यादा टैक्सेस आयद कर दिए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब फ्रेंच पीपल का सबर का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस इनइक्वालिटी के खिलाफ जंग लड़ें, हम इंसाफ मांगे। और जो फ्रेंच पीपल थी उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी इंग्लैंड के खिलाफ, यानी ऑस्ट्रिया और क्रूशिया के खिलाफ उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। अब वॉर तो स्टार्ट हो गई, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो रोमांटिक पोइट्स पे आ रहा था। तो बस की वजह से वो बहुत ज्यादा ब्लड शेड, बहुत ज्यादा वायलेंस को फेस कर रहे थे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। तो उनकी पोइट्री में हमें आइसोलेशन और मेलनकॉली नजर आती है। उनकी पोइट्री में वो सैडनेस, वो डिप्रेशन हमें रिफ्लेक्ट होता है। ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और इसका टाइम स्पैन, यानी कितने टाइम से कितने टाइम तक रोमांटिसिज्म का जो पीरियड था वो रहा और कब तक इसी तरह की राइटिंग्स चलती रही। तो 1780 टू 1850 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं और इसके थीम्स कौन से हैं, और एंड पे हम देंगे इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन जो हमारे इस सारी डिस्कशन को समराइज कर देगा कुछ ही पॉइंट्स में। ठीक है, क्विक सा आइडिया, पेपर में जब भी आप कंक्लूजन ऐड करें तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी सारी डिटेल को समराइज कर दे, और जैसे एग्जामिनर उसको पढ़े तो उसको पता चले कि आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इट इज अ लिटरेरी मूवमेंट स्पैनिंग फ्रॉम 1780 टू 1850। द मूवमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। ये जो रोमांटिक पोएट्स थे वो नेचर को बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, उससे बहुत ज्यादा अम्यूज होते थे, उससे इंस्पायर होते थे, और उनके लिए नेचर जो थी वो सोर्स ऑफ इंस्पायरेटिविटी थी, और वो कॉमन मैन के बारे में लिखते थे। उनका जो फोकस था वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर था, यानी फर्द जो है उसके तजुर्बात के ऊपर था, डे टू डे एक्सपीरियंस एक आम आदमी के। इन आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, और वुमेन जो थी वो उनके लिए एक ऐसी एंटिटी थी जिसको वो आइडियलाइज करते थे, बहुत ही ज्यादा उसको ना रोमांटिसाइज कर देते थे। ये ऐसी चीज बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन थी
यानी कि वुमेन जो थी ना वो रोमांटिक पोएट्स के लिए ऐसी थी जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। वो उसकी ब्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा लिखते थे एंड एन एम्ब्रेस ऑफ आइसोलेशन मेलैंकोली। और जो रोमांटिक पोएट्स थे ना उन्होंने गले लगाया तन्हाई को, लोनलीनेस को और मेलैंकोली मतलब सैडनेस को। अब ये आइसोलेशन मेलैंकोली जो थी ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से थी। तो जितनी ज्यादा उन्होंने वॉर देखी उस वार को देख के वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज्यादा मेलैंकोलिक हो गए, सैड हो गए। इस मोमेंट के जो पोइट्स है ना उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन पोइट, क्योंकि ये जो पोइट्स थे ना ये 18 सेंचुरी में आए थे, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन पोइट्स हैं। जो सेकंड जनरेशन पोइट्स हैं वो 19 सेंचुरी में आए थे, उन्होंने राइटिंग्स उस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इसलिए जैसे जैसे पोइट्स पैदा हुए उनको हमने जनरेशन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जनरेशन पोइट्स जो थे ये पैदा हुए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यानी इनकी जो रहने की जगह थी वो लेक डिस्ट्रिक्ट थी, इसलिए हम इनको कहते हैं कि लेक पोइट्स हैं, ठीक है, यानी कि इनको हम लेक पोइट्स कहते हैं क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। फर्स्ट जनरेशन पोइट्स जो कि 18 सेंचुरी में आए थे। द पोइट्स इन दिस ग्रुप आर वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज एंड साउथी। ये जो पोइट्स है ना ये फर्स्ट जनरेशन पोइट्स हैं। और वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज जो है ये दोनों क्लोज फ्रेंड भी थे, इन्होंने कोलैबोरेटेड वर्क्स भी लिखे हैं, इन्होंने मिलकर पोएम्स लिखी थी। और इनका एक वर्क है लिरिकल बैलेट्स, वो इनका एक एडिशन था, उनमें काफी सारी पोएम्स ऐड थी, बहुत ज्यादा इनका मशहूर हुआ वो वर्क, तो बहुत सारी पोएम्स लिखी थी इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन में आया करते हैं। सेकंड जनरेशन पोएट्स इंक्लूड लॉर्ड बायरन, शैले एंड कीट्स। ये जो तीन है ये हमारे सेकंड जनरेशन पोएट्स हैं। ये छह जो पोएट्स हैं बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं वो वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, शैले एंड कीट्स हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी इन पोइट्स का नाम आए तो आपके माइंड में क्विक सा आइडिया आना चाहिए इस पोइट के बारे में, ठीक है, जिस पोइट का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई नाम ले कॉलरेज का तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट आना चाहिए वो ये है कि कॉलरेज जो है ये अपने सुपर नेचुरलिज्म पे बहुत ज्यादा मशहूर है, कि अपनी पोएम्स में सुपर नेचुरलिज्म का बहुत ज्यादा यूज करता है। तो जिन्नों, भूतों, परियों, फरिश्तों, देवी देवताओं, निम्फ्स और ड्राइड्स वगैरह की कहानियां लिखना कॉलरेज का फेवरेट वर्क था, ठीक है। उसको वर्ड्सवर्थ जो है ये इसको प्रीस्ट ऑफ नेचर कंसिडर किया जाता है। वर्ड्सवर्थ को हमेशा 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 इसको नेचर का पोएट कंसिडर किया जाता है। वर्ड्सवर्थ नेचर की बहुत ज्यादा प्रेज करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा करते तो सारे नहीं लेकिन जो वर्ड्सवर्थ है कुछ ज्यादा ही करता है, ठीक है। उसके बाद जो बायरन और शैले है ना ये दोनों रेवोल्यूशनरी पोइट्स हैं। इन दोनों ने अपनी पोएट्री में अहम इंपॉर्टेंट सोसाइटल इश्यूज को हाईलाइट किया और इन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई अपनी पोएट्री में। उन्होंने आर्ट फॉर लाइफ से लिखा। उसके बाद जॉन कीट्स हैं एक पोइट ऑफ ब्यूटी कंसिडर किए जाते हैं, जिन्हीं के जितनी भी चीजें हैं कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें इन्होंने ब्यूटी को तलाश किया और उसके बारे में लिखा। कोई भी चीजें देखते थे ना उस पर ये पोएम लिख देते थे, ठीक है। जिस तरह ऑर्डर में ग्रेशियन अर्न है तो वो जो अर्न था उन्होंने देखा, उन्हें बहुत प्यारा लगा, उन्होंने इसकी ब्यूटी को प्रेज करने के लिए कोड लिख दी, ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लें। सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, यानी जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे वो नेचर को सेलिब्रेट करते थे, उसको देख के खुश होते थे। रोमांटिक पोइट्स आर नेचर एज टीचर, और नेचर सिर्फ उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं थी बल्कि उनके लिए एक टीचर की तरह थी। वो चीज जो उन्हें सिखाती थी कुछ ना कुछ जिंदगी के बारे में। नर्स उनकी देखभाल भी करती थी और उनके लिए प्रिवेडिंग स्पिरिट थी, यानी कि वो नेचर में किसी न किसी ऐसे स्पिरिट को फील कर सकते थे जो नेचर के अंदर रिजाइड करती थी। अब वो जो स्पिरिट थी वो कौन थी? वो गॉड था, ठीक है। रोमांटिक पोएट्स के लिए नेचर और गॉड दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटीज नहीं है, दोनों दूसरे से अलग अलग नहीं है, बल्कि नेचर और गॉड इंटरकनेक्टेड है। तो जब भी हम नेचर में किसी न किसी नेचुरल इमेजरी को देखते हैं, किसी न किसी प्लांट को देखते हैं, किसी फ्लावर को देखते हैं, तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट है जो इस प्लांट को ग्रो करवा रही है, कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट है जो ये सारा निजाम चला रही है, और वो जो प्रिवेडिंग स्पिरिट है ना वो गॉड है, ठीक है। इस तरह नेचर हमें गॉड की तरफ ले जाती है, हमें ये सोचने में मजबूर कर देती है कि कौन है जिसने इस सारे निजाम को बनाया, ठीक है। तो इसलिए जो अब जब भी हम किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की प्रेज करते हैं, किसी न किसी नेचुरल लैंडस्केप की प्रेज करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम गॉड की ही प्रेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए रोमांटिक पोएट्स के लिए नेचर और गॉड ये दोनों सेपरेट नहीं थे, कनेक्टेड थे, और वो नेचर में किसी प्रिवेडिंग स्पिरिट को फील कर सकते थे। और नेचर उनके लिए मदर थी। मदर कैसे थी? मदर ऐसी थी कि नेचर जो थी वो कुछ ना कुछ उनको देती थी, ठीक है। जिस तरह एक मदर होती है अपने बच्चे को फीड करवाती है, बिल्कुल इस तरह नेचर यानी अर्थ जो है वो भी कुछ ना कुछ उगाती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसे हम फीड करते हैं। एंड अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट ब्यूटी, वो हमारे लिए एक ऐसी ब्यूटी है नेचर जो कि इनफाइनाइट है, जो कभी खत्म नहीं होगी, और एंडलेस ब्यूटी है,
वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ हम नेचर का पुजारी तस्वर करते हैं, वो नेचर की पूजा करता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ नेचर में ही खुदा को देखता है, तो इसलिए वो नेचर की ही पूजा करता है। जॉन कीट्स ओवर्स आर एग्जांपल्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। कीट्स के जो ओवर्स हैं उसमें भी उन्होंने नेचर को प्रेस किया है इन वन वे और अनदर। उत्वर टिंटन एबे जो है ये वर्ड्सवर्थ का ही एक वर्क है, एक पोएम है, जिसमें वो लिखते हैं नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। यानी नेचर जो है वो कभी भी धोखा नहीं देती उस दिल को जो उससे मोहब्बत करता है, जो नेचर से मोहब्बत करता है। ठीक है, अब ये जो कोटेशन है आप इसको भी पेपर में ऐड कर सकते हैं। जो टॉपर्स हैं वो इस कोटेशन को जरूर ऐड करें, और जो बाकी जो एवरेज स्टूडेंट है अगर वो इम्प्रेशन याद नहीं कर सकते तो वो इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कोटेशन कंप्लीटली ऑप्शनल है। बाकी अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर दें जो मैंने बताए हैं तो आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन कॉमन मैन। मीनिंग जो रोमांटिक पोएट्स थे उनका इंटरेस्ट जो था जिसके बारे में वो लिखते थे वो कॉमन मैन था। वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स, वर्ड्सवर्थ की जो एडिशन है कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का कोलैबोरेटेड वर्क था जो दोनों ने मिलकर लिखा, वो है लिरिकल बैलेड्स। इसमें उन्होंने काफी सारी पोएम्स ऐड की और उसमें उन्होंने सेंटर्ड ऑन द परसूट ऑफ कॉमन मैन, उन्होंने कॉमन मैन के बारे में लिखा, उसके मामलात के बारे में लिखा कि यूज सिंपल लैंग्वेज फॉर कॉमन मैन। और उन्होंने ऐसी सादा जुबान यूज की ताकि उसको एक आम इंसान भी समझ सके, वो भी उनको पढ़ सके, वो भी उनको पढ़ के अम्यूज हो सके। और रोमांटिक पोएट्री फोकसेस ऑन पेन्स, जॉयज, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ कॉमन मैन। रोमांटिक पोएट्री जो है वो लिखती है कॉमन मैन के फीलिंग्स के बारे में, और किस चीज में कॉमन मैन खुश फील करता है और किस चीज में उसे तकलीफ होती है, इस सब के बारे में लिखा जाता है रोमांटिक पोएट्री में। उसके बाद इंडिविजुअलिटी, यानी फर्द जो है उसकी अपनी राय के बारे में लिखना, यानी वो खुद क्या सोच रहा है, फर्द जो है वो क्या सोच रहा है खुद। रोमांटिक राइटर्स टर्न्ड इनवर्ड, रोमांटिक राइटर जो थे उन्होंने अपने रूह के अंदर झांका, वैल्यू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, उन्होंने वैल्यू किया किस चीज को, खुद की अपने ही एक्सपीरियंसेस को, अपनी जज्बात को बवॉल है हर चीज के सामने। इस तरह उनकी राइटिंग्स में हमें सब्जेक्टिविटी नजर आती है, यानी उन्होंने जितने भी डिटेल्स लिखी अपनी ही फीलिंग्स अपनी ही इमोशंस के बारे में लिखा कि वो नेचर को देख के क्या फील करते हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस की, इस सब के बारे में लिखते हैं। तो इसलिए हमें उनकी पोएट्री में सब्जेक्टिविज्म नजर आता है। नेक्स्ट आइसोलेशन, मेलंकोली एंड एस्केपिज्म। आइसोलेशन मतलब तन्हाई, मेलंकोली मतलब उदासी एंड एस्केपिज्म मतलब इस वर्ल्ड से कहीं दूर भागना, यानी किसी ऐसे वर्ल्ड में चले जाना जो वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म हो, जहाँ पर इस वर्ल्ड की ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस, सफरिंग्स, एंजाइटीज ना हो। नेक्स्ट रोमांटिक राइटर्स वांटेड एलिनेशन, रोमांटिक राइटर जो थे वो तन्हाई चाहते थे, एंड लोनलीनेस टू बी फ्री फ्रॉम द वोल्केनिक वर्ल्ड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन्हें जो वार हो रही थी उसका जो ब्लड शेड था, उसकी जो वॉयलेंस थी, वो उस वर्ल्ड से कहीं दूर भागना चाहते थे, उससे खुद को सेपरेट करना चाहते थे, एलिनेट करना चाहते थे, ताकि वो इस दुनिया को कहीं कुछ देर के लिए भूल जाएं और कुछ किसी ऐसी वर्ल्ड में चले जाएं जो कि काम हो, कुछ सुकून हो और उनको सुकून मिले। दे एस्केप्ड एंड वांटेड एस्केप, वो भाग जाना चाहते थे। सो दे लिव्ड इन सॉफ्ट लैप ऑफ नेचर, इसलिए वो जो थे वो नेचर की ही गोद में चले गए। ठीक है, ये जब भी वो नेचुरल इमेजरी को देखते, किसी फ्लावर को देखते, किसी प्लांट को देखते, किसी ट्री को देखते, तो वो कुछ देर के लिए अपनी जो सफरिंग्स थी ना, फ्रेश एवोल्यूशन थी जो, उस सबको वो भूल जाते कुछ देर के लिए। कीट्स वांट्स एस्केप इन ऑटोमेटिकली। अब कीट्स जो है उनको रोमांटिक एस्केपिस्ट माना जाता है, और ये कीट्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कीट्स इज एन एस्केपिस्ट, कीट्स किस तरह इस वर्ड से दूर भागना चाहते हैं, और वो ओड नाइटिंगेल में लिखते हैं, अब ये रिप्लाई टू थी, पीछे जो मैं तुम्हारी तरफ उड़ के आऊंगा। ठीक है, अब इस जो ओड है इस पोएम में वो लिखते हैं कि किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बर्ड बन जाऊं और जो फ्रीडम बर्ड्स एंजॉय करते हैं मैं वो फ्रीडम एंजॉय करूं। यानी बर्ड्स जो है उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं है। इन कंट्रास्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उन्होंने ये करना है ये नहीं करना। तो कीट्स जो है ना वो इस वर्ड से भागना चाहती हैं और कहते हैं कि काश मैं नाइटिंगेल बन जाऊं, मैं नाइटिंगेल के वर्ड में फ्लाई कर जाऊं ताकि मैं इस वर्ड से कहीं दूर चला जाऊं। तो इसलिए कीट्स को एस्केपिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, कि एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सॉरी, कि वो ब्यूटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, ब्यूटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे। ब्यूटी वो किसी भी चीज में देख सकते हैं। रोमांटिक्स फाउंड ब्यूटी इन द कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ब्यूटी उनको किसी बड़ी चीज में नजर नहीं आती बल्कि उनको छोटी छोटी चीजों में नजर आती है नेचर की। जिस तरह कोई ब्रूक नदी हो गई, कोई ट्री हो गया, बारिश भी उनको खूबसूरत लगती थी, ठंडी ठंडी हवाएं भी उनको खूबसूरत लगती थी। उसके बाद फूल जो थे वो भी प्यारे लगते थे। तो वुमन जो थी वो भी बहुत अट्रैक्ट करती थी। एज कीट्स सेज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल। कीट्स की बहुत ज्यादा फेमस लाइन है
कि जितनी भी ब्यूटी है ना वो सारी हमें कोई ना कोई ट्रुथ बताती है। ये जितनी भी खूबसूरती है वो हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के रिलेटेड कोई ना कोई ट्रुथ बताती है। और ट्रुथ जो होता है ना, वो क्या होता है, वो ट्रुथ जो होता है वो ब्यूटीफुल होता है। दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। अब थिंक ऑफ ब्यूटी तो जो है फॉरएवर। जितनी कोई भी ब्यूटी है ना, कोई भी चीज जिसमें ब्यूटी है वो हमेशा के लिए जो है। यानी ब्यूटी जो है ना, ये शॉर्ट लिव तो है ही, लेकिन उस चीज की मेमोरी जो है वो हमें हमेशा के लिए पुश कर देती है। ठीक है। अब एक थिंक ऑफ ब्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल आप लगा रहे हैं कि फ्लावर है, तो वो फ्लावर जो है वो जल्दी फेड कर जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन जब हमने उस फ्लावर को देख लिया तो उसका जो एक कॉन्सेप्ट है, उसका जो स्टेप है वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। और जब भी हम सोचते हैं तो हमें जॉय फील होता है, प्लेजर फील होता है। तो इसलिए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर है, हमेशा के लिए है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर। यानी जो मेलोडीज हैं, जो सदाएं हैं, यानी जो आवाजें हैं जिनको मैं सुन सकता हूँ वो प्यारी हैं, लेकिन जिनको मैं नहीं सुन सकता वो भी ज्यादा प्यारी हैं। ये जो लाइन है ना, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर, ये ओडोना ग्रीशियन नाम से ली गई है। ठीक है। इसको आप एज अ कोटेशन यूज कर सकते हैं कि रोमांटिक्स जो है वो ब्यूटी को किस तरह प्रेज करते हैं, और इस तरह आप इसके साथ एविडेंस देंगे कि वाकई ये जो कोटेशन है ना, ये एविडेंस है कि वाकई जो रोमांटिक पोइट्स थे वो इस चीज के बारे में लिखते थे। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, ये जो पोएम है ना, ये जो लाइन्स है और इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी से ली गई हैं। द रेनबो कम्स एंड गोज, जो रेनबो है वो आती है और चली जाती है। एंड लवली इज द रोज, तो जो रोज है ना वो और भी बहुत ज्यादा प्यारा है। वाटर्स ऑन अ स्टारी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड क्लियर, तो जितने भी पानी है ना, ये जितनी भी नदियां है ना, वो रात को खूबसूरत लगती हैं क्योंकि वो स्टारी नाइट है। और जो स्टार्स का रिफ्लेक्शन है ना, हम उसको पानी में देख सकते हैं। तो ऊपर भी स्टार्स है, नीचे भी स्टार्स हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। वाटर्स ऑन अ स्टारी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर। नेक्स्ट आ गया सुपर नेचुरलिज्म। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि रियल लाइफ में हमें नजर नहीं आती, हम उनको परसीव नहीं कर सकते, लेकिन इनके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये वाकई होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की एग्जांपल दूं, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जिन, भूत, परियां, फरिश्ते, देवी देवता, निम्फ्स, ड्राइड्स, ये सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। और इन सारे एलिमेंट्स को रोमांटिक राइटर्स अपनी पोएट्री में यूज करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो इसलिए हमें उनकी पोएट्री में सुपर नेचुरलिज्म नजर आता है। इन सब की कहानियां भी होती हैं रोमांटिक पोएट्री में, क्योंकि रोमांटिक का मतलब यही है जो बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन हो, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करता हो, जिसमें आइडियलिज्म हो। ठीक हो गया। रोमांटिक्स आर फेमस फॉर देयर फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स, अपनी फिलोसॉफिकल म्यूजिंग मशहूर हैं, और उनके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। वो सारे जो हैं वो किसी आइडियलिस्टिक वर्ड के बारे में लिखते हैं। एंड सुपर नेचुरल थॉट्स, उनके जो थॉट्स हैं ना वो सुपर नेचुरल हैं, यानी वो जिन्हों भूतों परियों फरिश्तों वगैरह कहानी के बारे में लिखते हैं, उन्हीं के उनके थॉट्स हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉलरेज जाना था। कॉलरेज इज फेमस फॉर हिज सुपर नेचुरलिज्म। कॉलरेज अपने सुपर नेचुरलिज्म के लिए फेमस है। क्रिस्टेबल कुतुबुल्लाह खान एग्जांपल्स ऑफ इट। अब ये क्रिस्टेबल कुतुबुल्लाह खान जो है, ये कॉलरेज के बहुत ज्यादा फेमस वर्क थे, और इसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरलिज्म को यूज किया है। जिस तरह आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा था और द रेप ऑफ द लॉक पढ़ा था, उसमें हमारे पास एरियल मशीनरी थी, तो उन सब को हम कहते हैं कि वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आइडियलिज्म, मीनिंग कोई चीज ऐसी जो आइडियल हो, मीनिंग इरियलिटी का ऑपोजिट है। रोमांटिक पोइट्स पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन आइडियलिज्म, उन्होंने बहुत ज्यादा अहमियत दी आइडियलिज्म को। ऑल द सब्जेक्ट्स एंड थीम्स वर आइडियलाइज, जितने भी उनके मौजूआत थे, जितने भी उनके अनुमान थे, जितने भी थीम्स थे, उन सबको उन्होंने आइडियलाइज किया, और वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एज शैले राइट्स इन ओड टू वेस्ट विंड, ओड वेस्ट विंड जो है शैले की बहुत ज्यादा खूबसूरत सी पोएम है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, नहीं मुझे उठा लो किसी लहर की तरह, किसी पत्ते की तरह, और किसी बादल की तरह। ठीक है। अब एक जो इंसान है वो इस तरह की मतलब कह रहा है कि मुझे लीफ बना लो, मुझे क्लाउड बना लो, मुझे वेव बना लो। ठीक है। जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल इंटेलेक्ट इस चीज को नहीं मानते, लेकिन पोइट्री में ये चीज देखी जा सकती है, क्योंकि जो इसका जो थीम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियलाइज्ड है। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी के कांटों पे गिर रहा हूँ। आई ब्लीड मतलब खून बह रहा है। ठीक है। अब वो जो है ना, वो इस वर्ड की ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन सफरिंग्स जो है ना, उनके बारे में लिख रहे हैं कि इस वर्ड की ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन जो है ना, इनकी वजह से आई ब्लीड, मैं ब्लीड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी वेव और लीफ और क्लाउड बन जाऊं, ताकि मैं इस वर्ड से दूर भाग जाऊं। यहाँ भी हमें एस्केपिज्म का थीम मिल रहा है। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट जो है ना, वो इसमें आइडियलाइज किया गया है। Keats also idolizes subject in Ode to Nightingale,
किड्स भी इसी तरह आइडलाइज करते हैं सब्जेक्ट को। नाइटिंगेल में वॉल्स इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, लेट दिस दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। अब सारे पोएम लिख के ना, ये लास्ट वाली लाइन है ना, ये है कि वो कहते हैं कि क्या ये कोई ख्याल था, ये तो मैं जागते हुए को ख्वाब देख रहा था, कि वो जो मैं म्यूजिक सुन रहा था वो भाग चुका है। नहीं, वो म्यूजिक जो नाइटिंगेल की आवाज थी ना, वो मेरे लिए म्यूजिक था, तो वो खत्म हो चुका है। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जाग रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, ठीक है ना। यानी उन्होंने पूरी पोएम नाइटिंगेल, ऑटो नाइटिंगेल में उन्होंने जो थी ना प्रेयर्स की नाइटिंगेल की आवाज थी, और एंड में वो उन्होंने सोचते हैं कि शायद मैंने ये कोई ख्याल ही देखा है, ठीक है ना। तो इस तरह अपनी थीम है उसको आइडलाइज किया है। नेक्स्ट है इमोशंस, पैशंस एंड फीलिंग्स। रोमांटिक पोएट्स एक्सप्रेस नॉट ओनली द इमोशंस एंड पैशंस ऑफ कॉमन मैन, उन्होंने ना सिर्फ कॉमन मैन के ही इमोशंस के बारे में लिखा, उनके पैशन के बारे में लिखा, बट आल्सो ऑफ देमसेल्व्स, उन्होंने अपने बारे में भी लिखा कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की हैं, तो वो क्या फील करते हैं। ऑल देयर पोएट्री इज रिटन फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। वो जो पोएट्री है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन है, यानी वो आई और वी लिख के बात करते हैं, यानी मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये ख्याल है, ठीक है। जिस तरह ब्राउनिंग राइट्स, आई एंड मम्मी स्ट्रे साइड बाय साइड शैल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइट, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आई है ना, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है, यानी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, खुद के बारे में लिखा हुआ है, खुद की स्टोरी बयान की है, खुद का ये एक्सपीरियंस है कि वो और उसकी मिस्ट्रेस जो थे वो साइड बाय साइड कदम कदम चल रहे थे, तो साथ साथ व्यू ब्रीथ कर रहे हैं और साथ साथ राइड कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ राइटिंग टिंटन एपिक, वर्ड्सवर्थ टिंटन एपिक लिखते हैं, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ऑन टू देम इन आवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट, ठीक है। अब इसमें भी आप देख ले, आई का वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। यानी वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जितनी पास्ट की मेमोरीज है ना, वो जो मैंने बचपन में फील किया था ना, अब जो मैं अब बड़ा हो चुका हूँ तो टाउन और सिटीज में हूँ, तो अब भी जब मेरे होते हैं ना वीकनेस, थकावट वाले लम्हात होते हैं, तो उस टाइम में भी जो मुझे पुरानी मेमोरीज है ना, वो मेरे लिए सेंसेशन स्वीट है, मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत सा एहसास दिलाती है, ठीक है। बहुत ही प्यारी पोएम है, टिंटन एबी नॉस्टैल्जिक पोएम है, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में इसमें लिखा है। नेक्स्ट है द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड। रोमांटिक्स पोर्ट्रेट द जॉयस, चार्म्स एंड प्लेजर्स ऑफ चाइल्डहुड। ये रोमांटिक्स जो थे ना, उनके लिए जो टाइम पीरियड था ना चाइल्डहुड का, वो बहुत ही ज्यादा सैक्रेड था, उनको बहुत ज्यादा बड़े होकर ना मिस करते हैं, तो लगते हैं काश चाइल्डहुड टाइम पीरियड दोबारा वापस आ जाए और हम जो है ना फिर से बच्चे बन जाएं, क्योंकि जो चाइल्ड होता है ना, उस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो फ्रीडम में होते हैं, ना ही उन पर कोई ना कोई ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस आती हैं, और ना ही उन्हें कोई ना कोई टेंशन होती है, तो इसलिए वो चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है उसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं। रोमांटिक पोएट्री में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के जॉयस के बारे में लिखा, अपने चांस के बारे में लिखा, अपने लेयर्स जो उन्होंने चाइल्डहुड में फील किए उसके बारे में लिखा। एज चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसमें जो छोटे बच्चे थे ना, उनको भी फैक्ट्रीज में वर्क करना पड़ा, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था ना कि इनइक्वालिटी थी, वो उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। इंग्लैंड की मोनार्कीज जो थी फ्रेंच पीपल को स्लेव्स बना के रखती थी, तो उन्होंने उसके बारे में भी लिखा। ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड वर्ड्सवर्थ, इमॉर्टैलिटी ओड एंड टिंटन एबे ऑल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। ये सारी जो पोएम्स हैं ये चाइल्डहुड की ब्यूटी को प्रेज करती हैं। ब्लेक की जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ना, ये तो इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज हुई है, उसमें चाइल्डहुड के बहुत एक्सपीरियंस बताए गए हैं, और इमॉर्टैलिटी ओड में भी चाइल्डहुड का बहुत जिक्र है, और टिंटन एबे में भी अपना एक्सपीरियंस खुद का लिखा है कि मैं एक जगह पे गया था और वहां पे जाके जो मैंने फील किया वो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक था। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, इट इज नॉट नाउ एज इट हैव बीन ऑफ योर, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये ली गई है ओड, इमॉर्टैलिटी ओड से, यही वो कह रहे हैं कि अब बड़े हो के वो जो चीजें अट्रैक्ट करती है ना, वो उतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना मुझे बचपन में चीजें अट्रैक्ट करती थी। वो कह रहे हैं कि वो जो चीजें अट्रैक्ट करती थी, जो ग्लोरी थी ना, उनकी जो फ्रेशनेस थी ना, वो अब ऐसी नहीं है जैसी कि ये हुआ करती थी। इट इज नॉट नाउ एज इट हैव बीन ऑफ योर। नेक्स्ट ब्रेक फ्रॉम कन्वेंशंस। कि रोमांटिक पोएट्स थे ना, उन्होंने किसी भी पोएटिक कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया। उन्होंने जिस तरह पोएट्री है ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, ठीक है। जिस तरह आयम्बिक पेंटामीटर हो गया, टेट्रामीटर हो गया, ठीक है। तो पोएट्री को एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद पोएट्री जो है ये इन मीटर्स को फॉलो करेगी, लेकिन रोमांटिक पोएट्स ने किसी मीटर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपनी पोएट्री जो लिखी वो अपने ही स्टाइल में लिखी, जैसे उन्होंने चाहा वैसे लिखी। इस तरह उन्होंने जो प्री कन्वेंशन थी ना, जो प्री कंसीव नोशंस थे पोएट्री के बारे में, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया
पुराने वक्तों के जो कन्वेंशन थे उसको उन्होंने तोड़ा। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग प्रीवियस फॉर्मल रूल्स, उन्होंने पुराने असूलों को नहीं माना, क्लासिकल कन्वेंशन को भी नहीं माना, और इसलिए वो रेवोल्यूशनरी पोएट्स कंसीडर किए जाते हैं रोमांटिक पीरियड। और रोमांटिक पोएट्स जो थे रिटर्न टू पास्ट, ये अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बहुत लिखते थे, ये नॉस्टैल्जिया के बारे में बहुत लिखते थे, अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में लिखते थे। रोमांटिक्स वर फैसिनेटेड विद पास्ट, दे रिमाइंड एवरीवन हाउ फार सोसाइटी हैड मूव्ड अवे फ्रॉम द गुड ओल्ड डेज। वो लोग याद करवाते थे कि कितने ज्यादा अच्छे दिन जो है वो गुजर चुके हैं, और अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और फ्रेश रेवोल्यूशन है ना, इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो पुराने जो दिन थे ना वही अच्छे थे। रोमांटिक्स ग्लोरीफाइड मिडिल एजेस, उन्होंने मिडिल एज को ग्लोरीफाई किया। एंड क्लासिकल एलिमेंट्स सच एज नाइट्स, इसको हम कहते हैं कि ये हेलेनिज्म है। यानी जो क्लासिकल टाइम में थीम्स थे ना, तो क्लासिकल टाइम में पोएट्री लिखी गई थी, यानी चौसर का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड में जो चीजें यूज होती थी, जिस तरह नाइट्स, किंग्स, फेज की कहानियां होती थी, उनको इन्होंने प्रोपोनेट किया है। कीट्स हेलेनिज्म इज फेमस इन दिस रिस्पेक्ट। जो कीट्स है ना अपनी पोएट्री में हेलेनिज्म को यूज करते हैं, यानी वो पुरानी जो ग्रीक की मिथ्स थी ना उनके बारे में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हेलेनिज्म है। ठीक है। ही राइट्स एन ऑटो नाइटिंगेल थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ व्हेन सिक फॉर होम शी स्टूड इन टीयर्स एमिड द अलाइन बॉर्न। अब इस इन लाइन्स में रुथ जो थी ना वो एक लड़की थी, और इसकी एक मिथ है ग्रीक मिथोलॉजी में। ठीक है। इसमें उन्होंने उसके बारे में लिखा है। रुथ जो थी ना ये एक विडो थी, इसके हस्बैंड डेथ हो चुकी थी, इसने अपने हस्बैंड डेथ के बाद अपने घर को छोड़ दिया था और फिर ये रास्ता भटक गई थी, और इसी मिथ को इन्होंने इस पोइट्री में यूज किया है, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म। ठीक है। यानी जो रोमांटिक पोएट्स थे ना वो स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के बारे में लिखते थे, वो मिस्टिसिज्म के बारे में लिखते थे, सूफी थीम्स थे उनके। रोमांटिक्स आर इंटरेस्टेड इन इनफाइनाइट एंड द डिवाइन। रोमांटिक जो थे वो सोचते थे कि जो लामहदूद चीजें हैं ना वो किस तरह की हैं। ठीक है। और जो डिवाइन मतलब गॉड है ना वो है क्या, कहाँ से आया था। ठीक है। इस चीज की फिलोसॉफिकल थीम्स जो है ना उनको वो फोरग्राउंड करती है। वर्ड्स ऑफ द फेमस इन दिस रिस्पेक्ट एज ही राइट्स, आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस, मैंने किसी प्रेजेंस को फील किया है, दैट डिस्टर्ब्स मी, जो मुझे डिस्टर्ब करती है, विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट, और मेरे थॉट्स को वो एलिवेट कर देती है और भी ज्यादा आला उम्दा कर देती है। अ सेंस सब्लाइम, और कोई ऐसी सेंस है जो कि बहुत ज्यादा मजेस्टिक है, बहुत ज्यादा शानदार है, और समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। और वो जो है ना जो स्पिरिट है, वो प्रिवेडिंग स्पिरिट है, वो ज्यादा डीपली इंटरफ्यूज्ड है, वो सबके अंदर समा चुकी है। ठीक है। नेचर के अंदर वो चीज समा चुकी है। ठीक है। जिस तरह वर्ड जो थे वो नेचर के अंदर प्रिवेडिंग स्पिरिट को फील कर सकते थे, तो इसी प्रिवेडिंग स्पिरिट यानी गॉड की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। रोमांटिक्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ रूल्स। रोमांटिक जो थे उन्होंने रूल्स के बॉन्डेज को रिवॉल्ट कर दिया, फिर उन्होंने किसी फॉर्मल रूल्स को नहीं माना, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स थे पोएट्री लिखने की उन्होंने उसको नहीं माना, एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने प्रोटेस्ट किया साइंस के अगेंस्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट, बाय टर्निंग टुवर्ड नेचर फीलिंग्स एंड इमोशन। और वो किस तरफ आ गए, नेचर की तरफ आ गए, अपनी फीलिंग्स की तरफ आ गए और इमोशंस की तरफ आ गए। एंड राइटिंग इन द परस्यूट ऑफ इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यूअल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये एक्चुअली समझ आ गया होगा। ट्यूटोरियल ऐसे कंप्लीट आफ्टर मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।